तो छात्रों, आज आपको कक्षा 11 में भूगोल फर्स्ट में आपको पहले पार्ट का दूसरा जो चैप्टर है वो आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरा भाग इसका जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा। और आइए, अब तक जो हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रारंभिक सिद्धांत के अंतर्गत चरण फर्स्ट और चरण सेकंड में हमने उसमें पढ़ा था। अब उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं कि पृथ्वी पर जो ब्रह्मांड है तो इसकी उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत, यानी पृथ्वी उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत, इसको जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें बिंदुओं में हमारा दिया हुआ है कि पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह हुई, फिर तारों की उत्पत्ति किस तरह से हुई, फिर ग्रहों का निर्माण किस तरह से हुआ, ये सब अलग अलग उसमें दिए हुए हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हमारा दिया गया है, तो उस सिद्धांत के बारे में हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है हमारा, तो इसको नाम दिया गया है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत ये नाम दिया गया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित जो सिद्धांत है। पहला तो बिग बैंग सिद्धांत ये आपका दिया गया है। तो इसके बारे में इसमें हमको अध्ययन करना है। इसको विस्तारित परिकल्पना, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी हिंदी में अगर हम इसको देखें तो इसको हम कह सकते हैं विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से इसको जाना जाता है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था तो वो किया गया था 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में किया गया था इस सिद्धांत का प्रतिपादन। और किसने किया था? उनका नाम था एडविन जो है हब्बल। क्या नाम था? एडविन हब्बल, ये इनका नाम था। इन्होंने जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इन 1920 में। तो इनके अनुसार क्या बताया गया कि इनके अनुसार बताया गया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इनके अनुसार कहा गया, एडविन हब्बल के अनुसार जो है ये बताया गया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। लगातार ब्रह्मांड जो है वो विस्तृत हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है। और समय बीतने के साथ साथ आकाश गंगाएं भी एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। ठीक है। यानी जो जो समय बीतता जा रहा है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। और आपको बताए चलते हैं कि हमारी जो आकाश गंगा है जिसमें हमारा सौर मंडल पाया जाता है, सौर परिवार जो हमारा स्थित है, उसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है। उसका क्या नाम है? मंदाकिनी आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमारा सौर मंडल जो है वो स्थित है। तो वही इन्होंने कहा कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है, अर्थात उनका विस्तार होता जा रहा है इस तरह से। फिर बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार जो हो रहा है तो वो किन किन अवस्थाओं में हो रहा है तो उसको देखेंगे। तो इसमें जो है आपकी 3 अवस्थाएं बताई गई हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार जो हो रहा है तो 3 अवस्थाओं से ये विस्तार हो रहा है। ठीक है। और वो 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो उन 3 अवस्थाओं के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर कि पहली अवस्था जो है तो इसमें कहा गया है कि शुरू में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना हुआ था। ठीक है। शुरू में वह सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना हुआ था, ये एक अति सूक्ष्म परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। ठीक है। कहा गया कि शुरू में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना हुआ है, तो ये सभी जो पदार्थ थे एक छोटे गोलक या एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। और इसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था और तापमान तथा घनत्व अधिक था।
ठीक है, यानी आयतन इसका जो था वो क्या था, बहुत ही सूक्ष्म था, लेकिन तापमान और घनत्व बहुत अधिक था या अनंत था। तो ये पहला जो है विस्तार का जो इसमें प्रमाण दिया गया है, तो वो यही है कि शुरू में वही सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना हुआ था अति सूक्ष्म गोलक या एकाकी परमाणु के रूप में थे। इनका जो आयतन था वो अधिक था, ठीक है, इनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान, ठीक है, घनत्व अनंत था। तो ये पहला है इसमें। दूसरा क्या है, ठीक है, कि बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, ठीक है। ये जो हमारा एकाकी परमाणु था, यानी एक छोटा सा जो परमाणु के रूप में हमारा जो ब्रह्मांड था शुरुआत में जो पाया गया, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें फिर विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के प्रक्रिया से इसमें एक बड़ा विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो घटना है हमारी बिग बैंग सिद्धांत जो ये बताया गया है या इसमें जो ये विस्फोट हुआ था, तो ये आज से लगभग 13.7 अरब 13.7 अरब वर्ष पहले ये घटना घटित हुई थी। अर्थात ये जो पहले एक एकाकी परमाणु के रूप में ये था, फिर उसके बाद जो है इसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट ये जो हुआ था तो आज से ये 13.7 अरब वर्ष पहले ये विस्फोट हुआ था। उसमें ब्रह्मांड का विस्तार ऐसा कहा जाता है कि आज भी जारी है। उसमें ये नहीं है कि कोई प्रकार की रुकावट आई है या कोई व्यवधान आया है, ऐसा नहीं है, ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। और इसी के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तित हो गई, कुछ ऊर्जा जो थी तो वो पदार्थ में परिवर्तित हो गई और विस्फोट के बाद 1 सेकंड में अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई और बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। तो ये हमारा दूसरा था विस्तार में। अब तीसरा है तापमान में गिरावट। तो तीसरा जो इसमें आपका है, तीसरी अवस्था जो है, तो इसके अनुसार ये कहा गया है कि बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान जो तापमान है वो 4500 केल्विन, इतना जो तापमान है ये गिरावट हुई है। इसमें 4500 केल्विन तक जो तापमान है 3 लाख वर्षों के दौरान ये जो प्रक्रिया हुई थी बिग बैंग सिद्धांत की, विस्फोट जो हुआ था इसमें, तो तब से लेकर के 3 लाख वर्षों के पश्चात इसमें जो है फिर 4500 यानी 4500 केल्विन तक तापमान गिर गया और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ और इस तरह से ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। तो ये 3 जो हैं इसमें दी गई हैं। फिर है कि ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं का विस्तार होना। तो शुरुआत में हमने भी बताया आपको कि आकाश गंगाओं के बीच में दूरी लगातार बढ़ रही है, आकाश गंगाओं का विस्तार हो रहा है, वो फैल रही हैं। तो वही इसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं का के बीच की दूरी में विस्तार का होना। अब हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया और इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर में हैं। तो इस तरह से ये 3 जो है आपकी बताई गई इसमें।
तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद जो है अब देखेंगे तारों का निर्माण किस तरह से हुआ। तो ब्रह्मांड में तारों का जो निर्माण हुआ, तो आज से ऐसा कहा जाता है 5 से 6 अरब वर्ष पहले तारों का निर्माण हुआ था। 5 से 6 अरब वर्ष पहले तारों का निर्माण हुआ था। और कहा गया है कि आकाश गंगाओं, ये जो आकाश गंगाएं होती हैं हमारी, तो इनमें असंख्य तारे पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो तारे हैं इसमें पाए जाते हैं। और एक अकेली आकाश गंगा का जो व्यास है, एक आकाश गंगा होती, क्योंकि मैंने बताया कि ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं पाई जाती हैं, तो एक अकेली जो आकाश गंगा होती है तो उसका व्यास 80 लाख से लेकर के 1,50,000 किलोमीटर व्यास जो है पाया जाता है। इसका एक आकाश गंगा का जो व्यास है वो 80 लाख से लेकर के 1,50,000 किलोमीटर तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है। सॉरी, किलोमीटर नहीं है, प्रकाश वर्ष के बीच में होता है। प्रकाश वर्ष 80 लाख से लेकर के 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच में जो है एक आकाश गंगा का व्यास पाया जाता है। और आकाश गंगा का निर्माण जो हुआ था, यानी जो हमारी आकाश गंगा बनी थी, तो शुरुआत में ये हाइड्रोजन गैस से बने बादलों के संचयन से हुई थी। हाइड्रोजन जो गैस पाई जाती है तो उसी के बादल जो बनते हैं उन्हीं के संचयन से इसका जो है निर्माण हुआ था, जिसको निहारिका परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। उसको हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, निहारिका परिकल्पना के नाम से इसको जाना गया। और इस निहारिका में गैसीय बादलों के झुंड विकसित हुए जो बाद में गैसीय पिंडों में बदल गए। इन्हीं गैसीय पिंडों से तारों का निर्माण हुआ। यही जो हाइड्रोजन गैस के झुंड बने, पिंड बने, संचयन हुआ इनका, ठीक है, ठोस हुए, और उसके बाद जो है इन्हीं में फिर धीरे धीरे जो है वो बनते गए, और वही बाद में फिर जो है झुंड जो थे वही तारों के रूप में फिर बाद में बन करके तैयार हो गए। अब है ग्रहों का निर्माण। तो ग्रहों का निर्माण जो है, तो ग्रहों का जो निर्माण है वो कई अवस्थाओं में हुआ। वैसे तो भाई सिंपल में तो ये कह दिया जाता है कि हमारा जो ब्रह्मांड था तो उसमें एक पिंड जो था वो तैर रहा था अंतरिक्ष में, और उसमें कोई एक दूसरा छोटा पिंड आकर के टकराया, उसमें विस्फोट हुआ, और फिर जो है उसके कई टुकड़े हो गए, और वो सभी टुकड़े जो थे वो सूर्य के चारों ओर घूमने लगे, चक्कर लगाने लगे। तो वही जो छोटे टुकड़े थे वही तारे बन गए। लेकिन अब यहाँ पे थ्योरिकल चीज है, तो अब यहाँ जो चीजें दी गई हैं तो उनको बताया गया है कि ग्रहों का निर्माण किस तरह से हुआ। तो उसकी अवस्थाएं बताई गई हैं कि किन किन अवस्थाओं से गुजर करके जो है ये ग्रह बने हमारे ब्रह्मांड में। तो पहली अवस्था बताई गई है कि निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड के रूप में तारे पाए जाते हैं। यानी निहारिका परिकल्पना जो थी तो वही कहा गया है कि इसमें तारों के गुंथित झुंड के रूप में तारे पाए जाते हैं, और इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में गैसीय क्रोड का निर्माण हुआ, और इस गैसीय क्रोड के चारों ओर गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। दूसरी अवस्था बताई गई है कि इस अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ तथा क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं के रूप में विकसित हुए, और ये ग्रहाणु गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आपस में जुड़ गए। और तीसरा कहा गया है कि ग्रहों के विकास की इस अवस्था में इन अनेक छोटे छोटे ग्रहाणुओं के संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में निर्मित हुए। तो ये 3 अवस्थाएं जो हैं ग्रहों के निर्माण से संबंधित बताई गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि सौर मंडल। तो अब आइए बच्चों सौर मंडल के बारे में जानते हैं।
तो सौर मंडल के बारे में हम लगभग कुछ कक्षाओं में हम सभी ने पढ़ा ही है कि सौर मंडल जो है हमारा, वो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी में स्थित है। और सौर मंडल में हमारे वर्तमान में 8 ग्रह हैं। प्रारंभ में ये 9 ग्रह थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। तो ये 9 ग्रह थे उस समय। लेकिन सन 2006 में एक बैठक इसकी की गई थी और उसमें जो है फिर जो अंतिम ग्रह हमारा था, जिसको यम कहा जाता था, तो उसको जो है ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था, क्योंकि उसको एक बावना ग्रह माना गया था। ऐसा कहा जाता है कि हमारे सौरमंडल में उसी के आकार के और 3 जो ग्रह थे, उपग्रह थे, वो मौजूद थे। तो अब ये था कि ये कहा गया कि अगर उसको ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है तो फिर इनको भी ग्रहों की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन अब एक उसका जो नियम होता है कि ग्रह जो होते हैं तो सभी अपने, ये सूर्य है तो सभी ग्रह जो हैं ये अपने पथ पर ही चक्कर लगाते हैं, ये इनका नियम होता है। ये जो है किसी दूसरे के मार्ग में नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये था इसमें कि जो यम ग्रह था, तो ये ऐसा कहा जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि ये कभी कभी अपने पथ से हट करके दूसरे के पथ पे पहुंच जाता था। तो ये जो ग्रहों के नियम होते हैं उन ग्रहों को ये पूरा नहीं करता था। और दूसरी चीज ये भी थी कि ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित था, तो इस कारण इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश कभी पहुंचता ही नहीं था। तो इस पे हमेशा बर्फ ही जमी रहती थी, तो इसलिए इसको बर्फीला ग्रह भी उस समय कहा जाता था। तो इसको जो है फिर ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या है तो वो कितनी है? 8 है। 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में पाए जाते हैं वर्तमान में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो हैं ग्रह पाए जाते हैं। अब ये जो ग्रह पाए जाते हैं तो इन ग्रहों को 2 श्रेणियों में बांट दिया गया है। कितनी श्रेणियों में बांट दिया गया है? 2 ग्रह श्रेणियों में जो है इनको विभाजित कर दिया गया है। हमारे जो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं तो इनको 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया। एक बता दिया गया आंतरिक ग्रह या इनको पार्थिव ग्रह के नाम दिया गया, और दूसरा जो है बाह्य ग्रह या इनको जैवियन ग्रह कहा गया। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं, अगर क्रम हमको याद हो तो शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं तो वो आपके आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, और उसके बाद के जो 4 ग्रह हैं तो वो आपके बाह्य ग्रह या जैवियन ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। तो अब यहां हम देखते हैं कि आंतरिक ग्रह कौन है। तो इसमें देख लीजिए, पहला जैसे आपका बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और एक आपका बृहस्पति। 1 2 3 4 ये हो गए आपके 1 2 3 4, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो ये 4 ग्रह जो हैं ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं या इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और ये जो ग्रह हैं तो ये पृथ्वी की भांति ही शैलों तथा धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है तो वो उसका निर्माण जो है शैलों से हुआ, यानी चट्टानों से हुआ है। तो उसी तरह से ये जो ग्रह हैं हमारे, तो पृथ्वी की भांति बुध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे मंगल हो, ये जो हैं एक चट्टानी ग्रह के रूप में इनको जाना जाता है। अब इसके बाद दूसरे जो ग्रह हमारे आते हैं बाह्य ग्रह हैं, तो इनको जो है जैवियन ग्रह कहा जाता है। ये हमारे जो शुरुआत के 4 ग्रह हैं उन 4 ग्रहों के बाद के जो ग्रह आते हैं, जैसे
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 हो गए उधर आपके पार्थिव ग्रह में, वो आंतरिक ग्रह में या पार्थिव इनको कहा गया। और इसके बाद फिर बृहस्पति है और शनि है, अरुण और वरुण, ये जो 4 ग्रह हमारे हैं तो ये हमारे कहलाते हैं बाह्य ग्रह। तो देख लेते हैं, ये आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह जो हैं ये आपके बाह्य ग्रह या जेवियन ग्रह के नाम से इनको जाना जाता है। और ये जो 4 ग्रह बाद के हैं तो इनको कहा गया है कि ये ग्रह आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और इनका घनत्व अपेक्षाकृत कम है तथा इनका सघन वायुमंडल हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों से बना हुआ है, अर्थात ये चट्टानी ग्रह नहीं कहे जाते हैं, इनको एक तरह से हम गैसीय ग्रह कहते हैं। वैसे भी जानते हैं कि पृथ्वी के अलावा अगर जीवन के कुछ अवशेष पाए जा रहे हैं इस समय, तो मंगल ग्रह पे पाए जा रहे हैं, अन्य किसी ग्रह पे जो है ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो अब ये हमारे हो गए सौरमंडल में ग्रह और उन ग्रहों का विभाजन हो गया। इसके बाद जो है अब हम देखेंगे कि ये जो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह हैं तो इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो इन अंतरों को जो है फिर हम देखते हैं अभी। तो अब पार्थिव व जैविक ग्रहों में अंतर, तो अंतर जो है इसमें 4 अंतर आपके बताए गए हैं और वो 4 अंतर जो हमने अभी आपको पढ़ाया है तो उसी से रिलेटिव हैं, आगे उसमें हट करके कुछ नहीं है। जैसे पहला कहा गया है कि जो पार्थिव ग्रह हैं या आंतरिक ग्रह जिनको कहा जाता है तो ये आकार में छोटे होते हैं और इनकी तुलना में जो जैवियन ग्रह हैं वह आकार में बड़े होते हैं। तो एक तो हो गया आकार का मामला कि शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं वो आकार में छोटे होते हैं और बाद के जो 4 ग्रह हैं वो आकार में बड़े होते हैं। दूसरा अंतर क्या है इसमें कि जो पार्थिव ग्रह हैं या आंतरिक ग्रह हैं ये सूर्य से कम दूरी पर स्थित हैं, क्योंकि जो हमने क्रम आपको अभी बताया है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो ये जो क्रम है ये क्रम है सूर्य से दूरी के आधार पर, ये आकार के आधार पर नहीं है। आकार के आधार पर हमारी पृथ्वी 5वें नंबर पर आएगी ने? तो ये आपका दूरी के अनुसार ये क्रम जो है हम ज़्यादातर जो पढ़ते हैं ये दूरी के आधार पर क्रम होता है, सूर्य से दूरी के आधार पर होता है। तो अब शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, तो ये 4 ग्रह सूर्य से कम दूरी पर स्थित होते हैं और बाद के जो 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो ये ग्रह जो हैं ये सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। और तीसरा जो है कि शुरुआती जो 4 ग्रह हैं या जिनको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, तो ये पार्थिव ग्रह जो होते हैं इनका निर्माण चट्टानों से हुआ है या चट्टानी ग्रह इनको कहा जाता है। और बाद के जो 4 ग्रह हैं तो उन ग्रहों को गैसीय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि उनका निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम जैसी जो गैसें पाई जाती हैं इन गैसों से मिलकर के ही इनका निर्माण हुआ है। और इसके बाद जो है आपका चौथा है कि जो पार्थिव ग्रह हैं या आंतरिक ग्रह, तो इनमें जो उपग्रहों की संख्या है वो बहुत कम है, मात्र 3। जैसे हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है और इसके बाद मंगल के 2 उपग्रह हैं, बाकी बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि सौरमंडल में कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो यही 2 हैं बुध और शुक्र, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके केवल 3 ही उपग्रह हैं, पार्थिव जो ग्रह हैं हमारे या आंतरिक ग्रह हैं। लेकिन जो जैवियन ग्रह या बाह्य ग्रह हैं तो उनके बहुत सारे ग्रह हैं, उन ग्रहों के बहुत सारे उपग्रह हैं। जैसे उसमें बृहस्पति के 16 बताए गए हैं, शनि के 30 उपग्रह बताए गए हैं, अरुण के
17 बताए गए हैं और वरुण के 8 उपग्रह बताए गए हैं। तो इस तरह से अगर उपग्रहों की संख्या देखी जाए तो आंतरिक ग्रहों में कम है और बाह्य ग्रहों में अधिक हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं तक, फिर तीसरा भाग जो होगा उसको लेके आएंगे और उसमें ये पाठ आपका हम समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।